लेट्स बिगिन. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज querulous. What is it? It is querulous. ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्या कहते हैं इसको? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिड़चिड़ाने से, दुखी होने से, कुड़कुड़ाने से, या आप कोई विलाप कर रहे हैं ना. दुखी का मतलब वही, लैमेंटिंग का मतलब ही होता है विलाप करना. प्लेंटिव, ग्रम्पी, शॉर्ट टेम्पर्ड. शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब जो छोटी छोटी बातों पे एकदम से गुस्सा हो जाता है. He was also petty, unreasonable, querulous and mean. और वो किस तरह का व्यक्ति था? जो बहुत ही तुच्छ, बिल्कुल एकदम जो अच्छी बात नहीं होती ना, और इसके साथ साथ बिना रीजन के गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ाने वाला, और बहुत ही मतलब ये झगड़ालू किस्म का इंसान. झगड़ालू, यहाँ पे स्पेशली झगड़ालू, अगर हम यहाँ पे क्वेरलस बोलेंगे तो झगड़ालू व्यक्ति था. दे गो इन फॉर क्वेरलस एंड डिस्प्यूटेशन आर्गुमेंट. और वो बहुत ही विचित्र तरह का और बहुत ही आर्गुमेंटेटिव, जिसमें बहुत ही झगड़ालूपन हो, उस तरह का वाद विवाद करते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पोज़ोटिक. पोज़ोटिक का मतलब होता है कल्पना युद्ध, जिससे हम कह सकते हैं फैंटेसी से रिलेटेड, जिसको कह सकते हैं टैक्टलेस, इसेंट्रिक, सिंगुलर, अव्यवहारिक. ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है, जिसको हम किस तरह से समझेंगे उसको हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. दिस इज अ वास्ट, एक्साइटिंग एंड सम क्यूजोटिक प्रोजेक्ट. और ये एक विशाल, बहुत ही एक्साइटिंग मतलब क्या होता है? जो बहुत ही रोमांचक और कुछ विचित्र तरीका का क्या है? बहुत ही अलग, कल्पना से युक्त, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्या है? प्रोजेक्ट है या परियोजना है. He began a quixotic search for the mother who abandoned him. और उसने क्या कर दी? कल्पना में, अपने एकदम सोच में अचानक से सोचना क्या कर दी? सर्च स्टार्ट कर दी. किसके लिए? अपनी मदर के लिए, जिसने उसको क्या किया था? छोड़ा था. कोई भी व्यक्ति होगा, उसको उसकी मदर ने अगर छोड़ा उसको. ओके, रेमिफिकेशन. रेमिफिकेशन क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ब्रांचेस होती है ना, या उपशाखा से कह सकते हैं, या डालियां फैलने से कहते हैं, या फैलाव से कहेंगे. सब हेड, सब डिवीजन, ब्रांचिंग, डाइवरिकेशन, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. आई कुड नॉट फॉलो ऑल द रेमिफिकेशन ऑफ द प्लॉट. मैं जो प्लॉट था उसके सभी जो सारे उसके एस्पेक्ट या उसकी सारी शाखाएं थी, उनका क्या नहीं कर सका? उनको फॉलो नहीं कर सका. These changes are bound to have widespread social ramifications. अच्छा, अभी यहाँ ध्यान से सुनिए. यहाँ पे सोशल रेमिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? सामाजिक प्रभाव, बिल्कुल फैलाव में होना. तो इन तरह के जो चेंजेस का पूरा व्यापक रूप से समाज में इसका प्रभाव होना क्या है? निश्चित है, कंफर्म है. ओके, 654. ये क्या है? ये नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है घृणा से, शत्रुता से, द्वेष से. envy, enmity, malice, hatred, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? ये सब रैंकर के सिमिलर मीनिंग है. I have no rancor against it. और मेरे मन में उसके प्रति कोई भी द्वेष नहीं है. A good man terminates a friendship without rancor. और जो एक अच्छा आदमी बिना किसी द्वेष के दोस्ती को कभी भी खत्म नहीं करता. अगर कोई तरह की घृणा नहीं है, कोई सही इंसान है, तो अगर कोई नेगेटिविटी नहीं है या कोई तरह की ईर्ष्या नहीं है, तो कोई भी अच्छा इंसान अपनी दोस्ती को ऐसे फिजूल में किसी की वजह से नहीं खत्म करता है. ओके, 655. इट इज रेपेशियस. व्हाट इज इट? ये किस तरह का वर्ड है? इसका अर्थ होता है ज्यादा होने से. मतलब एक होता है थोड़ा खाना, मतलब होता है बहुत ज्यादा पेटूपन होना, या बहुत ज्यादा लालची होना. मेटेरियलिस्टिक मतलब बहुत भौतिकवादी होते हैं. और इसके साथ साथ इनको वायलेंट मतलब हिंसक भी बोलेंगे. ग्रीडी होना, वोराशियस होना. वोराशियस का मतलब भी पेटूपन से ही होता है. ही हैड रेपेशियस एपेटाइट फॉर बर्ड्स नेस्ट सूप. और उसे चिड़िया के घोंसले के सूप की क्या थी? बहुत ज्यादा भूख थी. मतलब पेटूपन से की तरह ज्यादा भूख थी. हॉक्स and other rapacious birds may be killed at any time. और बर्ड्स है, हॉक्स है, जो दूसरी बर्ड्स है, उनको कभी भी, बहुत ज्यादा जो बर्ड्स जो ज्यादा क्या कहा जाए ना, पेटू चिड़िया है, वो उनको कभी भी क्या किया जा सकता है? कभी भी मारा जा सकता है. किल्ड का मतलब ये होता है मारा जाना. रिब्यूक. अब रिब्यूक का मतलब क्या होता है? रिब्यूक पहली बात तो ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी को फटकारने से, होता है डांटना, एक होता है बहुत कड़ी तरह फटकार देना. फटकारना जब कोई जन बहुत ही गलत होता है तब. दोषी ठहराना. रिप्रिमेंड, रिप्रोच, स्कॉल्ड, एडमोनिश, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? रिब्यूक के ही सिमिलर मीनिंग्स है. चलिए इनको हम इनको एग्जाम्पल में समझते हैं. क्या है? ही मीकली एक्सेप्टेड द रिब्यूक. और उन्होंने बड़ी ही नम्रता पूर्वक जो डांट थी, फटकार थी, उसको स्वीकार कर ली. द टीचर डिलीवर्ड अ शार्प रिब्यूक. और जो टीचर थी उसने डिलीवर का मतलब होता है ना, वर्ड्स को अपना बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे से, पूरी क्लास को पूरी तरह फटकारा. ठीक है, या आप कह सकते हैं फटकार लगाई. रिब्यूट. अब वो रिब्यूट था, ये क्या है? रिब्यूट है, ये क्या है? ये भी वर्ब है जिसका अर्थ होता है गलत साबित करने से, झूठ ठहराने से, गलत ठहराने से. डिनाई, डिसअफर्म, डिसप्रूव और कंफ्यूट, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है, जिसमें झूठ कर किसी को साबित कर रहे हैं. सही बात को आप गलत तरह से फैब्रिक स्टोरी में किसी के सामने समक्ष रख रहे हैं, मतलब सच नहीं बता रहे हैं. यू डोंट डेयर टू रिब्यूट. और आपको ऐसा, आप ऐसा नहीं करते. क्या नहीं करते? आर
8 टर्म्स, जो हमारे 8 जो टर्म्स हैं, और इंसिस्ट अपॉन योर 5, अपने जो 5 शर्तों के ऊपर हमारे जो 8 शर्तें हैं उनको रखने का। वन मस्ट नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पे वन का मतलब होता है सिंगुलर से, मतलब एक व्यक्ति की बारे में बात हो रही है। वन मस्ट नॉट एक्सप्लेन, एक इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, ज्यादा एक इंसान को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। अवे फॉल्स आइडियाज बट रिब्यूट देम, जो झूठे फिजूल के जो आइडियाज होते हैं, विचार, उनको स्पष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका क्या करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। अगर कोई इंसान झूठे गलत बातें कह रहा है, उनको बिल्कुल क्या कर देना चाहिए, क्लियरली उस चीज को खंडन करना चाहिए। आपका इस तरह का अस्तित्व होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत रेलिवेंट बात हो, आप ऐसी बात नहीं कहिए जो बिल्कुल इररिलेवेंट हो। ओके, नेक्स्ट इज 658, रिकैल्सिट्रेंट। व्हाट इज इट, रिकैल्सिट्रेंट? ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, अड़ियल होने से, हट्टी होने से। हट्टी मतलब जो बहुत जिद वाला इंसान होता है ना, हेड स्ट्रॉन्ग। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड बोला जाता है, लेकिन हाँ इसमें ही आ जा रहा है। एरोगेंट, ऑडिशियस, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। There were hopeful sign from one recalcitrant state, और एक किस तरह के, एक क्या कहते हैं, एक जिद्दी स्टेट से, या कहते हैं एक अड़ियल स्टेट से, राज्य से थोड़े से किस तरह के आपको साइन मिले, आपको आशा के होपफुल साइन मिले हैं। मतलब राज्य की बात हो रही है तो नो डाउट जो वहाँ की अथॉरिटी है उसकी बात हो रही है। डोंकीज आर रेप्यूटेटेड, और जो गधे होते हैं, जानवर, वो क्या होते हैं, रेप्यूटेड टू बी द मोस्ट रिकैल्सिट्रेंट एनिमल्स, और वो किस तरह के होते हैं, वो बहुत ही अड़ियल स्वभाव के होते हैं। जो गधे होते हैं उनको बोला जाता है कि वो इस चीज में रेप्यूटेटेड बोला जाता है, यहाँ पे उनको सबसे ज्यादा अड़ियल जानवर कहा जाता है उनको। नाउ इट इज रिकेंट। रिकेंट क्या है, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है तर्क करने से, त्याग करने से, अपने वचनों को वंचित करने से, सेक्रीफाइस करने से, इन्फो, आर्ग्यू, डिनाई वन सेल्फ, ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है, रिकेंट के ही सिमिलर मीनिंग्स है। दे कुड नॉट मेक हिम रिकेंट, और वो उसको क्या नहीं कर सके, मुकरने पर मजबूर नहीं कर सके। ओके, इट इज द लास्ट वर्ड, इट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जहाँ पे म्यूचुअल होता है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, पारस्परिक, आपसी, म्यूचुअल, फ्रेटर्नल, इंटरनेसाइन, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। आवर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट, ये बात सच है। कोई भी रिलेशनशिप होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपसी रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लव से ऊपर होता है रिस्पेक्ट, तो ये बहुत जरूरी भी है। You can make this a reciprocal arrangement, और आप इसे एक पारस्परिक व्यवस्था बना सकते हैं। It's called reclusive. What is it? It is reclusive. ये parts of speech में क्या कहते हैं, मतलब ये क्या होता है parts of speech में, ये एक तरह का विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं, hermit like। hermit कौन होता है, जो साधु होते हैं, और hermit like का मतलब जो बिल्कुल शांत, दुनियादारी से दूर रहते हैं। withdraw from society, lives alone and deliberately avoids the company of others, जो जानबूझकर लोगों की कंपनी से खुद को दूर रखते हैं, जो किसी भी तरह के कियोस में नहीं पड़ते हैं। ओके, अपने आप को सुखी रखने के लिए एकांत प्रिय व्यक्ति को हम बोलते हैं रिक्लूसिव। सो लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल्स। शी हैड बिकम इंक्रीजिंगली इल एंड रिक्लूसिव, और वो कैसी हो गई, लगातार, इंक्रीजिंगली मतलब क्या होता है, लगातार, बढ़ते क्रम में, लगातार बीमार और एकांत प्रिय हो गई। क्योंकि ये बात सच है, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको अच्छा लगता हो मी टाइम स्पेंड करना, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, आप दिन भर में कुछ घंटे अपने साथ जरूर बिताएं, उससे आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस होती है। एंड अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा हुआ होता है वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं उस चीज़ को। तो अपना अकेला टाइम भी बहुत जरूरी है, मेरा कहने का मतलब। रिक्लूसिव इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट मीनिंग। रिक्लूसिव तो मतलब ऐसा होता है जो बिल्कुल ही अलग हो जाए सोसाइटी से। ओके, लेट्स लर्न थ्रू अनदर एग्जाम्पल। ही इज अ रिक्लूसिव timorous creature। timorous मतलब जो timid से ही रिलेटेड होता है। ये क्या था, किस तरह का क्रिएचर है, ये बहुत ही मतलब ये इन द सेंस, ये किसी भी आदमी के बारे में बात हो रही है, वह एक एकांत प्रिय और थोड़ा डरपोक कायर प्राणी है। ओके, नेक्स्ट इज 662। इट इज कॉल्ड रिकंडाइट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड रिकंडाइट। ये क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है गंभीर से, गहरे से, ध्यानपूर्वक से, मतलब जो बहुत ही क्या कहते हैं, इंटेंस होते हैं ना, उस चीज उसे कहते हैं। सीरियस, ग्रेव, सेज, डीप, और देखिए एक वर्ड और मैं आपको बता दिया, इंटेंस। ये सब एडजेक्टिव्स है जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। चलिए अब हम रिकंडाइट को किस तरह से हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वी हैव टू वर्क फ्रॉम मटेरियल, हमें ऐसे मटेरियल से, मतलब ऐसे सामान से काम करना था जो किस तरह की है, दैट वाज बोथ, जो दोनों तरह की हो, कॉम्प्लेक्स भी हो और बहुत ही क्या कहा जाए, जो जटिल भी हो और जिसको दोबारा से बनाया भी जा सके, है ना।
हर पोम्स आर मॉडर्नली एक्सपेरिमेंटल, और जो उसकी कविताएं हैं वो फैशन के अनुसार एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक्सपेरिमेंटल उसकी पोम स्टाइल जो है वो इस तरह की है, और रिकंडर, और बहुत गहनता है किसमें, सब्जेक्ट मैटर में। जो भी पोम्स वो लिखती है उस सब्जेक्ट मैटर में बहुत गंभीर है, ठीक है। रिक्रिमिनेशन ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना या इल्जाम से, एलिगेशन, एक्विजिशन, चार्ज, लाइबल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। The war war sweeps up everyone in hatred and recrimination, और जो युद्ध है हर किसी को नफरत और एक दूसरे के लिए दोष इल्जाम लगाने में डुबो देता है, किसी भी तरह का अगर कोई भी तरह की झगड़ा लड़ाई होती है वो। The peace talks broke down and ended in bitter mutual recrimination, और जो शांति है मतलब जो पीस है, शांति वार्ता है, वो टूट गई। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होगा है, वो टूट गई। क्या कैसे टूटी, आपसी कड़वे एक दूसरे के लिए जो इल्जाम थे उनको समाप्त हो, जब वो समाप्त हो गए तो द पीस टॉक्स ब्रोक डाउन, और जो शांति वार्ता था वो टूट गई। क्यों टूट गई, क्योंकि अंत में क्या हुआ, एंड एंडेड, और खत्म हुए इन बिटर म्यूचुअल रिकमेंडेशन, और एक दूसरे के लिए कड़वे आरोप एक दूसरे पे लगाए गए, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए गए, इस वजह से कोई भी तरह का पीस था वो एनवायरनमेंट में खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज 664 रेडोलेंट। व्हाट इज इट इज रेडोलेंट, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, सुगंध से होता है, सुगंधित होने से होता है, जो भी जैसे फ्रेग्रेंस होता है उससे होता है, मीठे सुर वाले से होता है, फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक कहते हैं ना, अरोमा, अरोमा मतलब ये खुशबू होता है। ओके, कॉनोरस, ओडोरिफेरियस, ओके, ओडोरिफेरस ये इसके ही सिमिलर मीनिंग है। द किचन वॉज रेडोलेंट ऑफ ऑनियंस, और जो किचन था उसमें किसकी खुशबू फैली हुई थी, प्याज की। शी वॉज रेडोलेंट ऑफ परफ्यूम, और वो सुगंध से बिल्कुल, मतलब कोई भी तरह का फ्रेग्रेंस नहीं यूज किया, इससे बिल्कुल ही थी, मतलब उसने बहुत ज्यादा लगाया हुआ था तो वो भरी हुई थी। रिडंडेंट, व्हाट इज इट, रिडंडेंट ये क्या है, ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनावश्यक या व्यर्थ या फालतू। एक्स्ट्रा जो हो जाता है ना, वीन हो जाता है, पॉइंटलेस हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट। द चैपल, चैपल कहाँ होती है, चर्च में होते हैं, और कॉलेजेस में भी चैपल होते हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस में भी आपको चैपल प्रेयर के लिए दिखेगी। द चैपल वाज डिक्लेयर रिडंडेंट इन 1995, और जो चैपल को 1995 में क्या कर दिया गया, निरर्थक घोषित, मतलब बिल्कुल बिना किसी भी यूज के घोषित कर दिया गया था। देयर वर टू मेनी रिडंडेंट वर्ड्स इन दिस बुक, और इस कोई भी बुक है उसके अंदर अननेसेसरली के एक्स्ट्रा में ज्यादा वर्ड्स दिए हुए हैं। 666 इट इज रिफ्यूट। व्हाट इज इट, इट इज रिफ्यूट, ये क्या है, वर्ब है जिसका अर्थ होता है झूठा ठहराना या खंडन करने से होता है। इसके अर्थ साथ के साथ कोई भी तरह का झूठ, कोई भी सही बात उसको झूठ तरह से ठहराने से होता है। डिसप्रूव, कन्फ्यूट, कॉन्ट्रोडिक्ट और डिनाई, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है। वी कैन ईजिली रिफ्यूट हिज आर्गूमेंट, और हम उनके तर्क का आसानी से खंडन कर सकते हैं, मतलब कोई भी अगर वो बात कह रहे हैं अगर वो सही नहीं है तो हम उसको तुरंत झुठला सकते हैं। इट इज हार्ड, ये बहुत कठिन है, टू रिफ्यूट, देखिए टू रिफ्यूट मतलब वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इट इज हार्ड टू रिफ्यूट दीज बिब्लिकल आर्गूमेंट्स, ये बात सच है। बाइबल की कोई भी वचन, मतलब कोई भी धार्मिक पुस्तक, नॉट इवन बाइबल, मैं कहती हूँ किसी भी धर्म पुस्तक को भी क्या करना, आर्गूमेंट करना, ये बहुत ही गलत है, जिसको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से किसी भी तरह का वो नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट्स नहीं करने चाहिए। जिसको जो सही लगता है, जिसके जैसे स्पिरिचुअल बिलीफ है वो उनको फॉलो करें, आप वो फॉलो कीजिए जो आपको सही लगता है, ठीक है। बट अंत में ये जरूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ गॉड के साथ, कैसा आप खुद को, जैसे गॉड ने हमारे लिए हमारी लाइफ को दिया है, तो हम खुद को आंसरेबल हो तो सिर्फ गॉड के सामने हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव एंड आई डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, next is 667. It is called reiterate. What is it? Reiterate ये क्या है, verb है जिसका अर्थ होता है बार बार दोहराने से, मतलब रिवीजन कर रहे हैं। What is the meaning of revision? Repetition कर रहे हैं। आप भूलें ना, जो आपने कल पढ़ा है उसको भी आज पढ़ें, और नहीं तो हाफ वीक में एक बार पढ़ें, मतलब आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे चीज़ें आपको उतने अच्छे से याद होंगी। एंड रिवाइजल, रिवीजन, रिपीटेशन, रीअसर्ट, सिमिलर मीनिंग्स हैं, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई वॉन्ट टू रिएटरेट, और मैं क्या कर चाहता हूँ, मैं इसको बार बार दोहराना चाहता हूँ। किस चीज़ को बार बार दोहराना चाहते हैं, दैट आर कन्वेंशनल वेपन्स आर सुपीरियर, कि हमारे जो पारंपरिक, कन्वेंशन मतलब जो होता है परंपरा से चले हुए आ रहे होते हैं, उन हथियार को ही क्या है, बेहतर है। सुपीरियर मतलब जो हमारे जो भी पुराने बिलीव्स हैं उनको को आज की डेट में देखा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी है हम उनको पुरानी फॉलो करें, ज़रूरी है। कुछ लोगों के ओपिनियंस होते हैं, जैसे जिनकी जैसे लाइफ स्टाइल होती है।
माई ओपिनियन इज कन्फर्म, और मेरी जो ओपिनियन है वो कन्फर्म है, एंड आई रिट्रेट माई एडवाइस, और मैं अपनी सलाह को क्या करता हूँ, दोहराता हूँ। 668, what is it? It is called relegate. What is it? It is called it is relegate. ये क्या है? ये verb है। इसका मतलब होता है बाहर निकाल देने से, देश से निकाल देने से होता है। Their football team was relegated, और जो उनकी फुटबॉल टीम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब उसको निकाल दिया गया, पूरी फुटबॉल टीम को। We shall relegate this problem to the organizing committee, और हम इस समस्या को क्या कर देंगे, मतलब इसको हम हटा करके किस पे डाल देंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी पर डाल देंगे। 669, इट इज रिलेंटलेस, ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। कठोर होने से, दयाहीन होने से होता है, निरंतर होने से होता है, सतत होने से होता है, निर्दय होने से होता है, बहुत सारे मीनिंग हैं इसके। बार्बरस, जो कि क्या है, बिल्कुल जो अच्छा नहीं होता है, जो असभ्य होता है। रिगोरस, हार्ड, एडमेंट, जो अटल होता है, कठोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेंटलेस बोलेंगे। द ट्रैफिक नॉइस, और जो ट्रैफिक की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा की थी, शोर ज़्यादा था, निरंतर शोर था वहाँ पर, निरंतर शोर है, मतलब यातायात, आप जब भी ट्रैफिक में फंसेंगे आपको लगेगा शांति नहीं है बिल्कुल भी। द सन वॉज relentless, और जो सूरज है वो कैसा था, निरंतर था, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं करने वाला था, बहुत ज़्यादा गर्मी, जो कि आजकल आप देख सकते हैं। अगर आप लोग यूपी साइड से तो आपको तो पता होगा, अब कहीं और से सुन रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं आएंगी यूपी से हूँ तो मैं बता रही हूँ आपको। 670, इट इज़ कॉल्ड relinquish. व्हाट इज इट? इट इज़ relinquish. इसका अर्थ क्या होता है, वर्ब का होना, कि जिस किसी चीज़ को त्यागने से होता है, छोड़ने से होता है, अलग करने से होता है। forgo, reject, गिव अप, लीव, ये सारे जो सिमिलर मीनिंग्स हैं ये किसके, रिलिंक्विश के ही मीनिंग है। देखिए हम लीव है, गिव अप है, रिजेक्ट, हम ये बहुत इजी मीनिंग्स हैं जिनको हम सुनते रहते हैं, पर रिलिंक्विश ये नो डाउट, ये जब जो लोग पढ़ते हैं जैसे 9th 10th 11th 12th और जो ग्रेजुएशन या आप लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इवन छोटी भी क्लासेस में ये डिफिकल्ट मीनिंग्स आते हैं, बट क्या होता है कि जैसे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड से फेमिलियर नहीं होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे मैं वोकेबलरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो जो लोग फेमिलियर नहीं है वो लोग अच्छे से सीख सके, और अपना आप सुझाव ज़रूर दीजिए, आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो ये है हमारी 2 एग्जाम्पल, इसके बाद आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ही डज नॉट इंटेंड टू रिलिंक्विश पावर, और उनका सत्ता छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। द एनिमी वॉज फोर्स, और दुश्मन को शहर छोड़ने के लिए क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। तो रिलीज रिमॉन्स्ट्रेट, व्हाट इज इट? इट इज रिमॉन्स्ट्रेट, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इट इज अ वर्ब, as a verb it is used in a sentence. What is the meaning of remonstrate? Remonstrate means प्रोटेस्ट करना, मतलब जैसे कहते हैं ना, विरोध कर रहे होते हैं किसी के लिए, कंप्लेन करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, या किसी को डांटते हैं, उससे होता है। हिंदी में कैसे बोलेंगे, विरोध करना, आपत्ति करने से, एतराज करने से होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं मेक अ फोर्सफुली रिप्रोच फुल प्रोटेस्ट, मतलब बहुत ही, प्रोटेस्ट का मतलब ही होता है हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। जैसे आप इन दोनों देख सकते हैं, जो एकदम अभी रिसेंटली एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो लद्दाख में जो चल रहा है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनकी जो मांगी है उनको पूरा करने के लिए। सो फ्यू एग्जाम्पल्स आई वुड एक्सप्लेन। इस तरह से डिफिकल्ट वर्ड को हम एग्जाम्पल में ईजिली सीखते हैं। सो हियर आई जंप इन द कार एंड वेंट टू रिमॉन्स्ट्रेट, और मैंने क्या किया, जंप किया, मतलब मैंने कार के ऊपर कूदा और मैंने उसमें क्या किया, उसमें बहुत विरोध किया, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस बेसिस पे बताया जा रहा है। शी ओपेन हर माउथ, और जैसे उसने अपना मुंह खोला, कोई भी फीमेल है, टू रेमोन्स्ट्रेट, विरोध के लिए, बट बिकेम साइलेंट, लेकिन वो क्या हो गई, शांत हो गई। उसने मुंह खोला लेकिन टाइम से वो बिल्कुल शांत हो गई। रेनेसांस, ये क्या है, वैसे ये एक पूरी कंप्लीट एज है इंग्लिश लिटरेचर में, जो एलिजाबेथन एज है उसको हम बोलते हैं। आजकल के टाइम पे तो मैंने देखा है इस नेम के क्या कहते हैं, होटल्स और बड़े बड़े जगहों पे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, बट अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में इसका मीन देखेंगे तो इनका मतलब ही होता है पुनः जागरण, मतलब दोबारा से किसी चीज़ का न्यू होना, नव जागरण होना या नवयुग होना। रिवाइवल ऑफ ट्रेड, रिवाइवल, इकोनॉमिक, रिसर्जेंस। तो ये रिसर्जेंस मतलब क्या होता है, रिसर्जेंस मतलब भी होता है पुनरुत्थान। तो ये इसको क्या कहते हैं, रेनेसांस बोलेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रेनेसांस है, और कुछ लोग उसको रेनेसां भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस रेनेसांस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं डिफिकल्ट वर्ड में, तो इस वर्ड को हम एग्जाम्पल में सीखते हैं। पॉपुलर आर्ट इज एक्सपीरियंसिंग अ रेनेसां, और जो बहुत ही लोकप्रिय कला थी वो किस तरह का अनुभव कर रही थी, पुनः जागरण का, मतलब नवयुग का, कोई भी नए समय का। द हिंदू रेनेसां वॉज ऑल्सो ए ग्रेट लिटरेरी पीरियड, जैसे मैंने बताया ना एलिजाबेथन एज में इंग्लिश लिटरेचर में बताया जा रहा, ऐसे ही इन द सेम वे हिंदू रेनेसां, जो हिंदू हमारे हिंदुस्तान से रिलेटेड है, वो जागरण काल भी किस तरह का लिटरेरी पीरियड में बहुत ही महान काल रहा था।
नेक्स्ट वर्ड इज इट इज रिनाउंस. व्हाट इज इट? इट इज रिनाउंस. ये क्या है? ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है छोड़ना या त्यागने से, जिसको हम कहते हैं क्विट करने से, डिस्कार्ड करने से, गिव अप करने से या रिजेक्ट करने से कहते हैं. T.S. Eliot was unable to renounce the world he knew. और जो T.S. Eliot थे, T.S. Eliot इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत जाना पहचाना नाम है जो कि मॉडर्न एज के थे. और वो क्या थे? वो बहुत असमर्थ थे. किस चीज के लिए वो असमर्थ थे? उस दुनिया को त्यागने में असमर्थ थे जिसको वो जानते थे. मतलब उनको अपना लिटरेचर पीरियड या जो भी उनका समय काल था उसको छोड़ने में वो असमर्थ थे. इट मस्ट रिनाउंस इट्स क्लेम टू स्पेशल राइट्स. और उससे जो स्पेशल राइट्स है मतलब विशेषाधिकार थे पर अपना दावा त्यागना होगा. ओके, व्हाट इज इट? रेपरेशन. व्हाट इज इट? इट इज रेपरेशन. और इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहेंगे? ये एज अ नाउन यूज होगा. कैसे यूज होगा? एज अ नाउन, जिसका सिमिलर मीनिंग, इजी मीनिंग क्या होते हैं? जिनको हम रिपेयर कहते हैं, मेंडिंग करने से कहते हैं, रेस्टोरेशन से कहते हैं या रीमेक से कहते हैं. जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मरम्मत करने से, क्षतिपूर्ति करने से, हानि को पूर्ति करने से कहते हैं. चलिए हम इस रेपरेशन को यहाँ पे सीखते हैं. I'll demand reparation from the company. और मैं कंपनी से किसकी मांग करूंगा? मुआवजे की मांग करूंगा. मरम्मत जो भी, कोई भी अगर बाई चांस वो चीज गलत हुई होगी उस बेसिस पे. He had to make reparation from his own property. और इसकी मरम्मत उसे अपनी ही प्रॉपर्टी से क्या करनी होगी? उसे अपनी प्रॉपर्टी से ही करनी होगी. 675 इट इज रिपोकर्शन. रिपोकर्शन मतलब होता है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी सामने वाला किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या दूसरे पे प्रतिक्रिया, उसकी जिंदगी के ऊपर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, जिसका अर्थ होता है नतीजा से या प्रतिक्रिया से, जैसे मैंने आपको बताया. इसके साथ साथ इसके सिमिलर मीनिंग्स रिस्पॉन्स, रिएक्शन, इफेक्ट, इम्पैक्ट, ये सब इसी रिपोकर्शन के ही सिमिलर मीनिंग्स है. द रिफॉर्म्स हैड अनएक्सपेक्टेड रिपोकर्शंस. और जो सुधार जो भी होता है उसके क्या हुए? बिल्कुल हमने अज्यूम नहीं किया था, हम जानते नहीं थे, अप्रत्यक्ष रूप से उसके क्या हुए? उसके परिणाम हुए या उसको प्रतिक्रिया या नतीजा मिला उसको. नेक्स्ट इज देयर वर सीरियस रिपोकर्शंस ऑन हिज करियर. और उसके जो करियर पर गंभीर असर पड़ा. 676 इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड रिप्लेनिश. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसको हम क्या कहते हैं? रिफिल का मतलब ही होता है फिर से भरना या क्षतिपूर्ति करने से होता है. Allow me to replenish your glasses. मुझे आपका ग्लास भरने की अनुमति दीजिए. Prepare payment request to replenish petty cash. और क्या कीजिए? जो छोटी सी राशि है उसको पुनः उसकी पूर्ति कीजिए. Next is it is called replete. What is it? Replete. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भरा होने से, परिपूर्ण होने से, loaded, fill, super abundant. Abundant तो मतलब ही होता है बहुत आयत, लेकिन super abundant मतलब बहुत ही ज्यादा, overfull. The harbor was replete with boats. जो बंदरगाह था वो किससे भरा हुआ था? वो नाव से भरा हुआ था. It looked full and replete. और वो यह भरा पूरा लग रहा था. 28 it is called reprehensible. रिप्रहेंसिबल मतलब क्या होता है? किसी की ब्लेम करने से, किसी को क्रिटिसाइज करने से या कह सकते हैं कंडेम करने से होता है. डिमेनिशन होता है, रिप्रोबेशन होता है, निंदा या कलंक करने से होता है. ठीक है, ये क्या है? ये अपने आप में एडजेक्टिव और ये वर्ड्स भी हैं, सिमिलर एडजेक्टिव्स ही हैं. चलिए इस रिप्रहेंसिबल को हम यहाँ यूज करते हैं. आई फाइंड देयर बिहेवियर. और मैंने क्या पाया? मुझे उनका व्यवहार किस तरह से मॉरली, नैतिक रूप से बहुत ही निंदनीय लगता है. मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही गंदा व्यवहार है. It was reprehensible of him to be disloyal. और उनका disloyal होना मतलब जो अच्छा नहीं होता है, वर्ड सही नहीं होता है. disloyal होना क्या है? बहुत ही गलत है, निंदनीय है. disloyal का मतलब जो बेवफा होते हैं. 679 इट इज कॉल्ड रिप्राइजल. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रतिशोध से या प्रतिहिंसा से होता है. मतलब देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड वेंजेंस. रिवेंज होता है जैसे अगर मैं आपके थ्रू हर्ट हूं तो मैं आपसे बदला लूं अपने लिए, तो वो तो आपका हो जाएगा रिवेंज में. बट व्हाट इज द मीन ऑफ वेंजेंस? मतलब होता है आप किसी की वजह से बदला ले रहे हैं, वो होता है प्रतिशोध रखना. जैसे विलियम शेक्सपियर का जो हैमलेट वर्क है वो इसी की स्टोरी है. तो वेंजेंस, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज और काउंटर वायलेंस मतलब प्रतिहिंसा होना. पीपल वर शॉट इन रिप्राइजल. और प्रतिशोध में लोगों को क्या कर दिया गया? गोली मार दी गई. मतलब बिल्कुल भी जो कंप्लीटली मतलब मॉरली, मेंटली कंप्लीटली क्या कहते हैं, इनह्यूमन जब बिहेवियर होता है जिस तरह से, उसको बोला जा रहा है. देयर इज नो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव बट अ बिग रिप्राइजल. और बड़े प्रतिशोध के अलावा कोई राजनीतिक क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है. या कोई भी ऑल्टरनेटिव का मतलब ही होता है ऑप्शन होना या विकल्प होने से होता है. और आज का लास्ट वर्ड है 680 इट इज रिप्रोच. ये क्या है? ये एक तरह का
वर्ब है जिसका अर्थ होता है तिरस्कार से, भला बुरा कहने से, या आप देख सकते हैं प्रो या कॉन, अच्छा गंदा, इस तरह से होता है ना। डिफेमेशन, डिसरिप्यूटेशन, गुड एंड ईवल, सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। शी गॉट अ शार्प रिप्रोच, और उसको क्या किया गया, उसको बहुत तीखी फटकार या उसको भला बुरा कहा गया फ्रॉम हर बॉस, अपने बॉस के थ्रू उसको क्या किया, उसको डांट लगी या उसको बहुत उसकी निंदा की गई। हिज कंडक्ट हैज बीन बियॉन्ड रिप्रोच, और उनका आचरण निंदा से बिल्कुल बियॉन्ड था, मतलब बहुत, इट इज रिप्रूफ। व्हाट इज इट? इट इज रिप्रूफ। ये क्या है? ये एक वर्ब है, मतलब ये सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं निंदा करने से, मतलब बुराई करने से, किसी को डांटने से, धिक्कारने से, कंडम करने से, ब्लेम, डिस अप्रूव, डिफेम, मतलब किसी को बदनाम करने से होती है। ठीक है, अब रिप्रूफ को हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं इससे हम आसानी से सीख सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हो हम उसके सेंटेंसेस के थ्रू हम उसको यूज़ करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू डिफिकल्ट वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करती हूँ, और आप लोग चाहें तो आप लोग भी कोई भी डिफिकल्ट वर्ड की अपना एक स्टेटमेंट या सेंटेंस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Employees were reproved for smoking in the building's restroom, और जो एम्प्लॉयज़ थे, जो कर्मचारी थे, उनको क्या किया गया, उनको डांटा गया, उनको फटकार लगाई गई। क्यों फटकार लगाई गई? कि जो वहाँ के जो रेस्ट रूम्स थे, बिल्डिंग के जो रेस्ट रूम्स हैं, वहाँ पे स्मोकिंग करने के लिए, धूम्रपान करने के लिए कर्मचारियों को डांट लगाई। द प्रीस्ट मतलब कौन होते हैं? जो पादरी होते हैं ना चर्च में, उनकी लिए बात हो रही है। द प्रीस्ट रिप्रूव पीपल, और जो प्रीस्ट थे उन्होंने लोगों को डांटा। क्यों डांटा? फॉर नॉट कमिंग टू चर्च, चर्च ना आने की वजह से लोगों को डांटा कि चर्च आपको आना है। 82 इट इज रिप्यूडिएट। व्हाट इज इट? रिप्यूडिएट ये भी एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? अलग करने से होता है, खारिज करने से होता है, या परित्याग करने से होता है। डिसअसेंबल मतलब अलग करना, डिटैच करना, सेग्रीगेट करना, अपार्ट करना। तो ये सब रिप्यूडिएट के ही सिमिलर मीनिंग्स है। ही डिक्लाइंड, उसने मना किया, टू रिप्यूडिएट वॉयलेंस, किसको? हिंसा को अस्वीकार करने के लिए उसने क्या कर दिया? मना कर दिया कि वो खुद भी हिंसा नहीं करेगा और ना वो बिल्कुल स्वीकारेगा। ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह की अननेसेसरी का ड्रामा, नो टॉलरेंस वाला एटीट्यूड अच्छा है। ही यूज्ड हिज पोजीशन टू रिप्यूडिएट द चार्ज, उसने जो अपनी पोजीशन था उसको ख़त्म करने के लिए, उसे अलग करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? अपने पद का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया। ओके, 683 इट इज कॉल्ड रिक्विजिट। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिसका अर्थ क्या होता है? आवश्यक या ज़रूरी होने से, डिमांड होने से। रिक्वेस्ट, रिक्वायरमेंट बनी भी आवश्यकता से होता है। क्लेम मतलब होता है दावा करने से। अब देखिए हम इस वर्ड को हम यहाँ पे सीखते हैं एग्जाम्पल में। शी फिल्ड इन द रिक्विजिट पेपर वर्क, और उन्होंने क्या किया? कागजी जो बहुत आवश्यक पेपर थे उनके लिए कागजी कार्रवाई की। अ गुड बुक इज रिक्विजिट फॉर लॉन्ग जर्नीज। एग्जैक्टली, ये मैं आपसे कह सकती हूँ तजुर्बे की से कि अगर आपको कोई लॉन्ग जर्नी करनी हो, आप कहीं दूर जा रहे हो, सफर पे हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छी क्या होनी चाहिए? एक बहुत अच्छी किताब होना बहुत जरूरी है, या आपके पास जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। ये जरूरी नहीं नॉवेल्स में, किसी भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, उससे आपको आसानी से आपका सफर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज रेजोल्यूट। व्हाट इज इट? रेजोल्यूट ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है दृढ़ होने से, स्थिर होने से, या साहसी होने से। फर्म, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड बोल्ड, ये सब किसके ही सिमिलर मीनिंग्स है? रेजोल्यूट के ही सिमिलर मीनिंग है। ही वॉज रेजोल्यूट इन कैरिंग आउट हिज प्लान, और वो अपनी जो प्लान था उसको करने के में क्या था? बहुत ही दृढ़ था। मतलब जो भी उसके पास प्लान था उसको कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ही दृढ़ था, फर्म था। दिस सिचुएशन, और ये जो स्थिति है, रिक्वायर्स आवर रेजोल्यूट एक्शन, हमारी दृढ़ कार्रवाई की आवश्यकता है। जो ये स्थिति है वो हमारी, जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी परिस्थिति है उसमें हमें बहुत ही फर्म रहने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, ब्रेव रहने की ज़रूरत है। ओके, 685 इट इज़ रेसिपेट। व्हाट इज इट? रेसिपेट ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है विराम या राहत से। ठीक है, प्रिवेंटिव, रिलीफ, ब्रेक, इंटरमिशन। आजकल इंटरमिशन होता है ना, मूवीज में देखते हैं तो हम देखते हैं बीच में, पहले जब हम छोटे थे तो इंटरवल लिखा हुआ आता था, अब आता है इंटरमिशन। तो इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए अब राहत, जाकर के थोड़ा सा सुकून ले लीजिए आप। नेक्स्ट, इसको हम किस तरह से एग्जाम्पल में समझेंगे? चलिए, वी वर्क फॉर आवर्स विदाउट रेस्पेक्ट, और हमने बिना आराम किए घंटों काम किया। ये सबसे अच्छा है, बीच में ब्रेक ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, वर्क में फिर आलस आ जाता है। द ड्रग ब्रॉट अ ब्रीफ रेसिपेट फ्रॉम द पेन, और जो ड्रग का मतलब वैसे ही नहीं, ड्रग का मतलब दवाई से, यहाँ पे जो दवा से दर्द में थोड़ी क्या मिली? राहत मिली। ओके,
686, what is it? It is reticent. What is it? It is reticent. Reticent क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है. ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो बहुत कम बात करते हैं या अल्पभाषी होते हैं या मौन रहने वाले ज्यादा होते हैं. ये एक तरह का एडजेक्टिव है. अच्छा, इसकी सिमिलर मीनिंग्स क्या है? टैसिट, स्पीचलेस, कॉय, कहते हैं कॉय बॉय, मतलब जो बहुत कम बात करने वाले होते हैं उनको. शॉर्ट स्पोकन, मतलब एक एक स्टेटमेंट में अपनी बात पूरी कंप्लीट कर देते हैं. was extremely reticent about his personal life. और वो अपनी पर्सनल लाइफ, जो प्राइवेट लाइफ थी, उसके प्रति बहुत क्या था, कम बोलने वाला था. वो अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करता था. He was reticent about his opinion, और वो अपनी राय को लेकर के भी बहुत मितभाषी था. मतलब वो बहुत कम अपनी राय देता था, हर जगह राय नहीं देता, जो कि बहुत ज़रूरी है. मुझे भी ये लगता है हर जगह आपको अपनी राय नहीं देनी चाहिए. रिवीर क्या है? एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है सम्मान से. टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समबडी और समथिंग, मतलब किसी के प्रति या समथिंग का मतलब होता है किसी सामान से, किसी ऑब्जेक्ट से होगा, और समबडी का मतलब होता है इंसान से. उसके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट होना या उसको एडमायर करने से होता है. ठीक है. स्टूडेंट्स रिवीर द ओल्ड प्रोफेसर. एग्जैक्टली. मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा वो देखा था वीडियो, उसमें मैंने देखा बहुत ही क्या कहा जाए, सीखने योग्य बात लगी, जो कि मैं खुद सोचती हूँ, मैं खुद अप्लाई भी करती हूँ, कि आपका टीचर आपको पढ़ाते हैं और हम अलग अलग स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेते हैं, और आप अपनी डेजिग्नेशन में बहुत हाई डेजिग्नेशन और रैंक में जाए, लेकिन इन केस आप फ्यूचर में कभी भी उन प्रोफेसर से, टीचर से मिलते हैं, देन यू शुड हैव द सिमिलर रिगार्ड्स. सिमिलर रिगार्ड्स इन द सेंस आपके अंदर बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो आपकी क्लास 1 की टीचर हो, चाहे वो आपकी कोई सी भी लेक्चरर हो, कॉलेज की हो, या जहाँ पे भी आप पढ़े हो. क्योंकि एक सम्मान होता है जो आपको ही बढ़ाता है. आप किसी का करेंगे, अपने टीचर का सम्मान करेंगे, आपकी जो भी जॉब होगी उसमें आपको मिलेगा. तो ये तो बहुत ज़रूरी है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है. तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्या नाम है एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस दिया. जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, अपने बुजुर्ग प्रोफेसर का सम्मान करते हैं, जो पुराने छात्र होते हैं. An old goat is never the more revered for his beard. और ये जो बूढ़ा बकरा है वो कभी भी अपनी दाढ़ी के प्रति इतना अधिक आदर नहीं करता है. बहुत फनी सा था, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे. बहुत एकदम मोनोटोनस सा हो जाता है, एकदम सीरियस एक्सप्लेनेशन. तो कभी कभी कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी होनी चाहिए पढ़ाते वक्त. तो मैं कभी कभी कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल डालती हूँ थोड़े फनी से. Okay, 688, what is it? It is rhetoric. What is it? Rhetoric. Rhetoric क्या होते हैं? जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं. वक्र पटुता होती है. वक्र पटुता मतलब क्या होता है? बोलने में, बयानबाजी में बहुत अच्छे होते हैं. भाषण कला जिसको आती है. आजकल तो आप टीवी खोलिए, मोबाइल खोलिए, आपको बोलने वाले इतने मिल जाएंगे कि उनके सिर्फ उनका पैसा से बोलने की वजह से आ रहा है. कुछ करते ना हो लेकिन सिर्फ बोलने में अच्छे हैं. तो ये क्या है? रेटोरिक. रेटोरिक एक तरह का नाउन है जिसको हम फिगरेटिव बोलते हैं, रेटोरिकल बोलते हैं, डेकोरेटिव बोलते हैं. रेटोरिक मैंने शायद लिख दिया. तो यही इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. चलिए अब हम इसको रेटोरिक को कहाँ समझते हैं, एग्जाम्पल में समझते हैं. दैट चैप्टर इज मोस्टली वर्डी रेटोरिक. और जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वो अधिकतर किससे भरा हुआ है? शब्द आडंबर से भरा हुआ है. मतलब बहुत ही फिगरेटिव है. आप देखिए, आप ओम हो, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, नॉट इवन इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, अगर हम कोई दूसरे भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वोकैबलरी होती है, तो उन शब्दों से भरा हुआ है. जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे. अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे भी आपको उससे सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? He was quite prepared to use militant rhetoric in attacking his opponents. और वो अपने जो opponents थे, मतलब विरोधी थे, पर हमला करने के लिए उग्रवादी बयानबाजी के लिए काफ़ी तैयार था. ठीक है. 689, इट इज रिग्रेस. व्हाट इज इट? रिग्रेस ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सख्त होने से, कठोर होने से, कर्कश होने से, कठिन होने से, हार्ड, डिफिकल्ट, फर्म, स्ट्रॉन्ग. यही सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. ही इज वेरी रिग्रेस मैन. और वो किस तरह का? बहुत ही सख्त आदमी है. द एयरलाइन हैज रिग्रेस सेफ्टी स्टैंडर्ड. और जो एयरलाइन के पास कठोर सख्त सुरक्षा के क्या थे? स्टैंडर्ड हैं. स्टैंडर्ड का मतलब मानक है. 690, दैट इज रोबस्ट. रोबस्ट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मजबूत होने से, पुष्ट, हष्ट-पुष्ट होने से, ठोस होने से होता है. ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह यूज है. ड्यूरेबल, मस्कुलर, टेंजिबल. कॉन्क्रीशन, हिज रोबस्ट स्ट्रेंथ. और जो उसकी क्या थी? मजबूत ताकत ने मेड हिम सर्वाइव द डिजास्टर. ताकत ने उन्हें जो डिजास्टर, जो भी बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन थी, उससे बचा लिया. ही लुक्स रॉबस्ट एंड हेल्थी इनफ. और वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ दिखते हैं. सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इट इज रोग. व्हाट इज इट? इट इज रोग. ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन यूज होता है, जिसका अर्थ होता है दुष्ट होने से, कपटी होने से, या जो बहुत बुरे लोग होते हैं उनको बोला जाएगा. ठीक है.
कनिंग, श्रूड, विली, रास्कल, हाँ इट इज़ अ बैड वर्ड और ये कंप्लीटली रॉन्ग वर्ड है, बट इसका मतलब ही होता है कि जो बहुत दुष्ट होते हैं उनको बोलते हैं। ही इज़ अ चार्मिंग रोक, मतलब वो किस तरह का बदमाश या बहुत बुरा इंसान है, वो एक बहुत चार्मिंग है, मतलब देखने में ज़्यादा चार्मिंग होगा या व्यवहार में होगा। दे डिफाइंड हिम एज अ रोग, और उन्होंने उसे दुष्ट के रूप में क्या किया, डिफाइन किया या कह सकते हैं परिभाषित किया। नेक्स्ट वर्ड इज 692, इट इज रुडिमेंट्री। व्हाट इज इट? इट इज रुडिमेंट्री। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है? मौलिक या प्रारंभिक, ये जो बहुत जरूरी होते हैं। ओके, अल्प विकसित, फंडामेंटल, एलिमेंटल, बेसिक, ओरिजिनल, ये सभी इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ओके, फंडामेंटल मतलब ही हम जानते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। है केयर इन द विलेज इज स्टिल क्वाइट रुडिमेंट्री, और गांव में जो स्वास्थ्य सेवा है वो अभी भी काफी अल्प विकसित है, मतलब भी पूरी तरह विकसित नहीं है। सम डायनासोर्स, जो हम देखते हैं ना मूवीज में, अभी भी जब हम छोटे थे तो बहुत ही क्रेज था। अब तो आजकल इतनी नहीं है मूवीज में देखी जा रही, मतलब मूवीज इतनी नहीं आती डायनासोर से रिलेटेड। सम डायनासोर्स हैड ओनली रुडिमेंट्री टीथ, और कुछ डायनासोर के जो दांत थे वो केवल कैसे थे? अल्प विकसित थे, मतलब पूरी तरह विकसित नहीं थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड रूमिनेट। व्हाट इज इट? इट इज रूमिनेट। ये क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है चिंतन करना, या जैसे गाय जुगाली करती है उसको भी हम बोलते हैं। तो देखिए, एक वर्ड के मैंने आप लोग जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बेसिस हाउ डू वी यूज द वर्ड इन द स्पेसिफिक सेंटेंस। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बेसिस वी यूज इट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब हम कोई भी अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे उस डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ किस तरह से, क्या वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है या एज अ नाउन यूज़ हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इट मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान रखिएगा कि रूमिनेट का यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। इसका अर्थ होता है डिवाइड, च्यू द कर्ड, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट, ये सब इसी से ही रिलेटेड मीनिंग है। कॉन्टेम्पलेट का मतलब ही होता है मनन करने से या चिंतन करने से होता है। ही सैट देयर, मतलब वो वहीं बैठकर क्या करना है? रुमिनेटिंग एंड पिकिंग एट द टेबल क्लॉथ, वो क्या कर रहा था? चिंतन कर रहा था और मेज पोश को चुन रहा था। पिकिंग का मतलब वो चुन रहा था। द काउ बिगेन टू रुमिनेट आफ्टर ईटिंग अप ग्रास, और जो गाय है घास खाकर क्या कर रही थी? जुगाली करने लगी। तो देखिए, मैंने दोनों तरह से यूज किया है, यहाँ पे चिंतन के रूप में, यहाँ पे गाय जिस तरह से मतलब खाती है तो क्या जुगाली करती है उस बेसिस पे। रस्टिक, व्हाट इज द मीन ऑफ रस्टिक? रस्टिक ऑलवेज यूज फॉर द पास्टरल लाइफ, और हम कहेंगे देहाती या बोल सकते हैं असभ्य या गांव से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उससे। पास्टरल, रूरल, अनसिविलाइज्ड, इम्पोलाइट, मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, हार्श है, मिसबिहेव करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए भी हम कह सकते हैं। और साथ के साथ देहात से तो हम कह ही सकते हैं, देहात का अर्थ जो गांव का जो जीवन है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, द विलेज हैड अ सर्टेन रस्टिक चार्म, वेरी नाइस। तो यहाँ पे गांव में एक विशेष देहाती आकर्षण था। द फार्म हाउस हैड अ सर्टेन रस्टिक चार्म अबाउट इट, और जो फार्म हाउस है एक विशेष देहाती आकर्षण था। कल ही मैं मुझे उन सर का नाम नहीं पता है, वो एक्टर थे, मैं जब छोटी थी तो मैं उनके कभी कभी मैं उनको सीरियल में देखती थी। उन्होंने वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और वो बता रहे थे हाउ डिड ही क्विट एक्टिंग करियर, और उन्होंने किस चीज़ को चूज़ किया? एग्रीकल्चर को, और वो उनका अपना फार्म है और वो किस तरह से अपनी जो इंटरेस्ट है उनको चेंज किया, और वो खुद अब किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं? एग्रीकल्चर में, और उनकी बहुत सारी फसलें वगैरह जो भी होती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू विल हैव टू शिफ्ट योर एनर्जीज ऑफ वर्क। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रिन। व्हाट इज इट? इट इज सैक्रिन। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मधुर, मिठास या चीनी जैसा, या कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, अच्छी होती है। ओवर सेंटिमेंटल, ओवर इमोशनल, क्लॉइंग, शुगरी, ये सब इसी से ही रिलेटेड सिमिलर मीनिंग्स हैं। किससे रिलेटेड सिमिलर मीनिंग है? इट इज कॉल्ड सैक्रिन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रिन। शी स्माइल्ड विद सैक्रिन स्वीटनेस, और वह बहुत ही अच्छी मिठास के साथ मुस्कुराई, बहुत ही किस मिठास के साथ मुस्कुराई, बहुत ही सॉफ्ट स्माइल थी इसकी। आई डोंट ट्रस्ट हर, और मैं उस पर विश्वास नहीं करता। विद हर सैक्रिन स्माइल्स, और मैं उसकी जो मतलब बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट स्माइल है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। 690 से इट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रिलेज। ये क्या है? एक नाउन है, अपवित्रीकरण, तोड़ना या मरोड़ना से है। ठीक है, पॉल्यूशन, वायलेशन, डिफॉर्मेशन, ये सब ही इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। ये सेम लिख दिया था।
इट इज ए सैक्रिलेज टू ऑफेंड डेमोक्रेसी, और यह लोकतंत्र को ठेस पहुंचाना क्या है, अपवित्रता है। द कल्ट ऑफ रोमन एम्परर वॉज सैक्रिलेज टू ज्यूइश एंड क्रिश्चियन, और जो कल्ट का मतलब होता है धर्म संप्रदाय, तो रोमन एम्परर का जो धर्म संप्रदाय था वो किस तरह का था, वो यहूदी और इसराइलियों के लिए बहुत ही अपवित्र था, मतलब वो सही नहीं था। क्योंकि रोमन साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम जब सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जानते हैं, बहुत फेमस कैरेक्टर है, दैट्स नन ऑफ अदर देन दैट्स जूलियस सीजर। तो रोमन साम्राज्य के जो वहाँ के जो क्या कहा जाए ना रूल्स रेगुलेशंस थे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। नेक्स्ट वर्ड इज सैक्रोसेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सैक्रोसेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है पुण्यमय या पवित्रता से, या बहुत, अब देखिए उधर अपवित्र की बात हुई, अब यहाँ पे इस सैक्रोसेंट से हम कुछ अच्छी पवित्र की बात करेंगे, जैसे होली, प्योर, ये इसमें एस स्मॉल कर लीजिएगा। सैंक्टिफाइड, पाइस मतलब होता है जो बहुत पवित्र होते हैं। पवित्र का मतलब यहाँ पे पवित्रता का मतलब ये हो जाएगा कि जो ज्यादातर बुराइयों से खुद को दूर रखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और आप बुराइयों से खुद को जब भी ज्यादा दूर रख सकते हैं जब आपका ज्यादातर टाइम गॉड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इन इंडिया द काउ इज अ सैक्रोसेंट एनिमल, और हमारे जो देश है भारत में गाय क्या है, एक बहुत ही पवित्र जानवर है। हिंदू लोग पूजा करते हैं गाय की, तो वो उस जानवर को बहुत ही हाई रिगार्ड में देखते हैं। वीकेंड्स आर सैक्रोसेंट इन आवर फैमिली, और जो वीकेंड होता है ना, वीकेंड का मतलब होता है जैसे सैटरडे संडे, जो वीक का जो अंत होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा पवित्र होता है हमारे फैमिली में, उसको बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि छुट्टी मिल रही होती है ना। अदरवाइज सबसे बेस्ट डे कौन सा होता है, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे बेस्ट दिन, संडे से भी पहले अगर देखा जाए तो सैटरडे की जो इवनिंग होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि आप उसमें ऐसा लगता है कि अब आप लाइफ में सबसे ज्यादा बेस्ट मोमेंट पे हैं। ये मेरे लिए स्पेशल है। 698 इट इज सेगेशियस, इसका अर्थ होता है मेधावी से, बुद्धिमान से, चतुर से, जो बहुत समझदार होते हैं उनको। ये क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा किसमें, सेंटेंस में। ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रेनी, जो बहुत ही दिमाग से समझदार होते हैं, ठीक है। ही वॉज श्रूड, और वो किस तरह का था, वो बहुत ही श्रूड था और बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, बूढ़ा व्यक्ति था। पीपल लव डॉग्स बिकॉज दे आर सैगेशियस एनिमल, इट इज ट्रू। जो एनिमल में अगर डॉग को लोग क्यों ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसको पता होता है कि ह्यूमन का जो अफेक्शन है, वैसे तो अगर मेरे से पर्सनली पूछे तो मैं तो सोचती हूँ सारे ही एनिमल्स में अगर आप देखा जाए तो ये टेंडेंसी होती है, आप किस तरह से उनके साथ बिहेव में हैं। अगर आप सॉफ्ट हैं, काम है, तो बुरी से बुरी सिचुएशन में एनिमल्स, बट हाँ कुछ चीज़ों में एनिमल्स में तो कुछ उनकी फितरत ही होती है, तो उस फितरत को कैसे बदला जा सकता है। मतलब आप सांप को, वो कहते हैं ना सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ, काटेगा अगर काटना होगा तो। मैं एनिमल्स के लिए बहुत सॉफ्ट हूँ, बिल्कुल भी मारने में या तकलीफ पहुंचाने में नहीं, बट मैं बहुत कॉन्शियस हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये एनिमल्स हैं, ये इनको हमसे जितना हम लोग सोचते हैं कि हम इनसे डरते हैं, ये हमसे ज़्यादा डरते हैं। और ये बात सच है, हम लोग ज़्यादा हार्मफुल हैं इनके लिए, हम लोग जाकर के इनका शिकार करते हैं, लोग जाकर के इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे घरों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जंगलों में जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस जो बहुत ज़रूरी है लोगों को समझना। और फिर हम लोग एनिमल्स को बुरा कहते हैं, तो मैं एनिमल्स को बिल्कुल बुरा नहीं कहती। नेक्स्ट वर्ड इज इट इज सेलियंट। व्हाट इज इट? इट इज सेलियंट। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है मुख्य से, खास से, प्रमुख से, मेन हो, चीफ हो, पर्टिकुलर हो, लीडिंग हो, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसका? सेलियंट बोलेंगे। ही रेड, यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। द सेलियंट फैक्ट्स क्विकली, और उसने क्या किया, जो प्रमुख तथ्य थे उनको तुरंत पढ़ लिया, जो मेन फैक्ट्स थे उनको। ही समराइज्ड द सैलेंट पॉइंट, और उसने मुख्य जो पॉइंट्स थे उनका क्या किया, समराइज किया, उनको सारांश प्रस्तुत किया। 700 इट इज सैल्यूटरी। व्हाट इज इट? इट इज सैल्यूटरी। ये क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लाभकर या हितकर से, मतलब कोई आपके फायदे से रिलेटेड हो। प्रॉफिटेबल, एडवांटेजेस, फ्रूटफुल, लुक्रेटिव, ये सब इसी के ही सिमिलर, मतलब ये अगर एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव ही है, तो ये भी सिमिलर यूज होंगे। तो चलिए इनको एग्जांपल में समझ के आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। द एक्सीडेंट वाज सैल्यूटरी रिमाइंडर ऑफ द डेंजरस ऑफ क्लाइंबिंग, और जो ये दुर्घटना, जो एक्सीडेंट था, चढ़ाई के खतरों की एक अच्छी याद दिलाती थी। जिसको अच्छे लगते हैं खतरे, और आप यकीन मानेंगे अगर आप लोगों को खतरा सच में अच्छा लगता है और आप लोग सच में बहुत एडवेंचरस हैं, तो ये एक अलग ही इंजॉयमेंट है। इसको तो मैं कह सकती हूँ ये एक अलग ही इंजॉयमेंट है।
तो अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा अनुभव हो या आप किसी अनुभव में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ के साथ आप लोग अपना जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रही हूँ, अगर आपको उससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखने आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे आप लोग भी वोकेबलरी, जैसे लोग पूछते हैं मुझसे, एक ने पूछा भी कुछ 1-2 दिन पहले कि मैम अपनी वोकेबलरी को कैसे स्टैब्लिश करें। तो स्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेली पढ़िए। मैं एज अ फैसिलिटेटर टीचर मैं आपको बता दूं, मैं डेली वोकेबलरी पढ़ती हूँ और उसके बावजूद मैं बहुत सारे वर्ड्स को लाइक करती हूँ, क्योंकि वोकेबलरी आप पूरी लाइफ भर पढ़ेंगे, आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे आपको उतनी ही अच्छी याद होगी। और रिपीटेशन आपकी जब भी होती है जब आप रीडिंग ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो आप पढ़ाई लिखाई से हमेशा जुड़े रहिए। आप कोई भी प्रोफेशन में हो दैट इज़ ओके, पर अपना एक टाइम ज़रूर निकालिए पढ़ाई का, कुछ भी आप में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। तो उस बेसिस पे मैं आपकी वोकेबलरी ज़रूर अच्छी हो सकती है। अगर आप लोगों किसी सपोज रीडिंग वगैरह में ज़्यादा आपकी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है तो मैं आपसे कहूँगी आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। एंड अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है। वो आपको अच्छे से पता होगा कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को कंडक्ट कर रहे हैं, खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपने में कर रहे हैं और पढ़ाई से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कुछ हो नहीं सकता। तो आज का इस सुझाव के साथ मैं आपको ये लास्ट जो स्टेटमेंट है इसको कंप्लीट करके आज का हम सेशन कंप्लीट करते हैं। इट वॉज सैल्यूटरी एक्सपीरियंस टू बी इन द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है, जो कम होते हैं। जैसे हमारी जो इंडिया है इसमें पॉपुलेशन में कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे रिलीजन है जो कम है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे देश हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। माइनॉरिटी में कौन आ जाएंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स तो हैं हमारे देश में, लेकिन कुछ और भी ऐसे क्या कहा जाए धर्म के लोग हैं जो हमारे देश में है। जैसे जैन को कहा जाए, बौद्धिज्म के लिए को कहा जाए, क्रिश्चियनिटी को कहा जाए, तो ये माइनॉरिटी हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो माइनॉरिटी थी या जो अल्पमत में होना एक तरह का क्या है, लाभप्रद अनुभव था। तो रिलीजन का तो सिर्फ एक चीज़ है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट ह्यूमैनिटी सबसे बेस्ट रिलीजन है। आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आप बेस्ट रिलीजन में है। अनदर थिंग इज दैट आप लोग अपने दिल से किसी भी चीज़ को फॉलो कीजिए एंड just you should have that grace towards your spirituality, and when you have, then you will come to know if you face any kind of adverse situation, you will come out from the situation. That's it. After completing the session, I would like to say वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको हर एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा। थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, पर मैं वीडियोस डाल रही हूँ, इसलिए आप अपडेटेड रहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन कीजिएगा। एंड बहुत वीडियोज़ ऑलरेडी डले हुए हैं क्योंकि वोकैबुलरी इन दोनों करा रही हूँ, तो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।